नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सीरीज़ में यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 7वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी 6 क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कोशिश करते हैं उनको नए पैटर्न के अनुसार और ज़्यादा डीप में बनाने का प्रयास करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस वो अच्छी होती रहे और अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ में मिलते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जिनकी प्रैक्टिस आपने कई बार की हुई है, हम कोशिश करते हैं उनके एडवांस्ड क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मिक्स करके इस सीरीज़ में आप प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापकों में सबसे इंपॉर्टेंट नाम श्रीदेव सुमन का ही आता है। ठीक है, शुरुआत में इसका नाम गणदेश सेवा संघ था। 1938 में इसे बनाया गया था। कुछ जगहों पर 1936 भी दिया गया है, तो आपने दोनों को याद करना है। बाद में गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। इसको भी याद करना है, पूछा जाता है। इसकी स्थापना उन्होंने दिल्ली के अंदर करी थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसके अलावा 1939 में जनवरी में उन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी करी। इसकी स्थापना 1939 में होती है और ये स्थापना जो टिहरी राज्य प्रजामंडल था, ये देहरादून के अंदर बना था। तो उसको भी याद करना है, क्योंकि कई बार जो इंपॉर्टेंट संस्थाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के द्वारा जो बनाई गई है, उनकी लोकेशन भी पूछ लेता है कि ये बनी कहाँ पर थी। श्रीदेव सुमन ने अपना 84 दिन का जो ऐतिहासिक अनशन किया था, वो उन्होंने 3 मई 1944 को शुरू किया था। ठीक है, और 25 जुलाई 1944 को वे शहीद हो जाते हैं। कितने दिन का अनशन था? 84 दिनों का अनशन था। ठीक है, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का चाणक्य ये कहा जाता है पुरिया नैथानी को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पवार काल में 5 भाई कठैतों की हत्या करवाने का जो श्रेय जाता है वो पुरिया नैथानी को ही जाता है। कहा जाता है जब प्रदीप शाह छोटे थे और कनकदेई का शासन चल रहा था, जिनके काल को ब्लैक पीरियड ऑफ गढ़वाल कहते हैं, तो उस काल में ये जो 5 भाई कठैत थे, इनका वर्चस्व काफी ज्यादा था। उनसे गढ़वाल को मुक्ति जो दिलवाने का काम किया वो पुरिया नैथानी ने किया था। प्रदीप शाह और फतेहपति शाह के कार्यकाल के दौरान ये सक्रिय रहे थे और 5 भाई कठैतों की हत्या करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो इनको गढ़वाल का चाणक्य भी कहते हैं, इसको भी याद करना। अगर पूछेगा आपसे कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं या उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहते हैं, तब हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछेगा काली कुमाऊं का शेर किसको कहते हैं या कुमाऊं का मुजलोनी किसको कहते हैं, वो हर्षदेव औली को कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के किस भूमि बंदोबस्त में गांव को भी आधार बनाया गया था? ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों ने 11 भूमि बंदोबस्त किए, यहाँ पे उनको लेकर सवाल आता है। अब भूमि बंदोबस्तों को लेकर अभी तक जो सवाल आते थे कि कौन सा भूमि बंदोबस्त किस वर्ष में हुआ, उनकी विशेषताओं को लेकर, तो एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता इनकी पूछी जा सकती है, खासकर जो शुरुआती कुछ भूमि बंदोबस्त थे। तो कौन सा वाला भूमि बंदोबस्त था जिसमें गांव को भी आधार बनाया गया, यानी गांव स्तर पर उसको किया गया? ये था दूसरा भूमि बंदोबस्त। जो पहला वाला भूमि बंदोबस्त था वो केवल परगना स्तर पर किया गया। इसके बाद होता है दूसरा वाला भूमि बंदोबस्त और इसमें गांव को आधार बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा भूमि बंदोबस्त था, इसकी एक और विशेषता ये थी कि इस बंदोबस्त में हर गांव के क्षेत्रफल को आंकना जरूरी समझा गया, यानी पूरे गांव को प्रॉपर उनकी मैपिंग करी गई कि कौन से गांव का एरिया कितना है। ठीक है, बाद में इसी बंदोबस्त के बाद जब उन्होंने देखा कि आय बढ़ रही है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उन्होंने किया था, तो फिर पटवारी के पदों को सृजित करने का काम भी ट्रेल के द्वारा किया गया 1819 में। ठीक है, हारुल नृत्य की विषय वस्तु आधारित है। हारुल नृत्य जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है? हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो हारुल नृत्य है ये पांडवों के जीवन पर आधारित है, जौनसारी जनजाति में प्रचलित है।
इस नृत्य के दौरान एक वाद्य यंत्र है जो अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, जिसे हम कहते हैं रामतुला वाद्य यंत्र। तो रामतुला वाद्य यंत्र का संबंध किस नृत्य से है? हारुल नृत्य। किस जनजाति का है? जौनसारी का। किस पर आधारित है? पांडवों के जीवन पर। ठीक है। ब्राइट एंड कॉर्नर, जिसे विवेकानंद कॉर्नर भी कहते हैं, पर स्थित रामकृष्ण कुटीर की स्थापना किसने करी थी? एक पेपर में सवाल आया था कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है ब्राइट एंड कॉर्नर, ये कहां पर है? तो ये हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है। यहीं पर रामकृष्ण कुटीर भी स्थापित है और इसकी स्थापना स्वामी तुरायानंद के द्वारा करी गई। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का जो श्रेय दिया जाता है वो बुद्धि बल्लभ पंत को दिया जाता है। कुमाऊं में पहले शिक्षा इंस्पेक्टर जो बने थे वो यही बने थे। तो कुमाऊं के पहले शिक्षाविद या शिक्षा इंस्पेक्टर कौन है? बुद्धि बल्लभ पंत। कुमाऊं के अंदर 1871 में ये शिक्षक इंस्पेक्टर बने थे यहाँ पे, और इनको कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का जनक माना जाता है। ठीक है। दैवीय न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए किसने चीफ कोर्ट की स्थापना करी और न्यायालय के शुल्क के रूप में टिकट की प्रथा यहाँ पे शुरू करी? तो दैवीय न्याय प्रणाली चलती थी पहले, खासकर गोरखा काल में। तो उसको सुधारने के लिए चीफ कोर्ट की स्थापना और न्यायालय के शुल्क के रूप में टिकट लगाने की जो प्रथा थी, इसको प्रताप शाह ने शुरू किया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कोर्ट में फीस के लिए जो ये टिकट लगाने की परंपरा थी, इसके लिए एक विशेष शब्द का इस्तेमाल होता था, इसे तलवाना कहा जाता था। तलवाना क्या होता था पवार काल में? तो कोर्ट में फीस हेतु टिकट लगाने की परंपरा। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसके उकसाने पर गढ़ नरेश प्रदीप शाह ने 1754 में कुमाऊं पर आक्रमण किया था? तो 1754 में गढ़वाल के शासक थे प्रदीप शाह। उन्होंने कुमाऊं पर हमला किया, कुमाऊं के साथ युद्ध किया। ये युद्ध किसके उकसावे पर हुआ था? ये युद्ध हुआ था हरिराम जोशी के उकसावे पर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो हरिराम जोशी था, ये शिवदेव जोशी का चचेरा भाई था। शिवदेव जोशी वही है जिसके पुत्र को हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं, और शिवदेव जोशी को कुमाऊं से रोहिल्लाओं को हटाने का श्रेय भी जाता है। ये उस समय काशीपुर का जो काशीपुर परगने था, वहां का प्रमुख इसको बनाया गया था हरिराम जोशी को, लेकिन ये शिवदेव जोशी का स्थान लेना चाहता था। इसने प्रदीप शाह को उकसाया और कुमाऊं पर हमला करने के लिए मनाया। लगभग 1754 के आसपास ये हमला होता है। इस घटना को जोशियों का उल्कापात भी कहा जाता है। ठीक है। बाद में तामाडौंड का युद्ध होता है, या जिसे तामचौन का युद्ध भी कहते हैं। यह हुआ था जून 1755 में, जिसमें एक तरफ कुमाऊं की ओर से शिवदेव जोशी थे, दूसरी तरफ प्रदीप शाह के जो सेनापति थे नरपति गुलेरिया, उनके बीच इसमें यह युद्ध होता है। अंत में प्रदीप शाह की हार इस युद्ध में हो जाती है। ठीक है। तो तामाडौंड का जो युद्ध हुआ था, पेपर में आया है, 1755 में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच हुआ था। किन किन के मध्य में हुआ था? गढ़वाल और कुमाऊं है, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुमाऊं की ओर से शिवदेव जोशी, इधर से कौन थे? नरपति गुलेरिया। इसमें गढ़वाल की हार यहां पे हो जाती है। तो जो ये युद्ध हुआ था तामाडौंड का युद्ध, उसी से संबंधित ये घटना थी जब प्रदीप शाह ने गढ़वाल से कुमाऊं पर हमला किया था। ठीक है। अगला, किस वर्ष कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य एवं फलदार पेड़ों का पहला कैटलॉग प्रकाशित किया गया? ये एक प्रीवियस ईयर का सवाल है, पहले पेपर में पूछा गया है, हो सकता है दोबारा से पूछा जाए। किस वर्ष कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन जो था, इसका पहला कैटलॉग आता है फलदार पेड़ों का और इसकी वन्य जो इसकी संपत्ति थी उसका? ये आता है हमारा 1893 से 95 के मध्य में। जो इसका दूसरा कैटलॉग आया था वो 1899 में आया था। ठीक है। बाद में 1924 में एक और कैटलॉग आता है। यही 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, देवीधुरा से प्रागैतिहासिक समाधियां मिली हैं। इनकी खोज हैनवुड ने 1856 में करी थी। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। देवीधुरा से हमको प्रागैतिहासिक काल की समाधियां मिली हैं और इनकी खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो हैनवुड को जाता है। ठीक है। द्वाराहट समाधियों की खोज कार्नाक ने 1877 में करी और यहाँ से कपमार्क्स भी मिले हैं। तो द्वाराहट समाधि किसने खोजी? वो खोजी कार्नाक ने। ठीक है, 1877 में, और यहाँ से हमें कपमार्क्स भी मिले, ये भी सही है। चंद्रेश्वर मंदिर से हमको ये कपमार्क्स मिले थे। तीसरा, ग्वारखा गुफा जो चमोली में है, मानव को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है और इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय MP जोशी को जाता है।
तो जो ग्वारख्या गुफा है यह कहाँ है? चमोली में। ये तथ्य सही है। यहाँ पर मानव को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है, ये भी सही है। इसको फेमस करने का श्रेय MP जोशी को नहीं जाता, इसे फेमस करने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। और इसका अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो यशोधर मठपाल को जाता है। MP जोशी का संबंध लाखों उडियार से है। तीसरा वाला आपका यहाँ पे गलत है। चौथा, मलारी से 2002 में हमें 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट यहाँ से प्राप्त हुआ था, मुख आवरण प्राप्त हुआ था। ये वाला आपका सही है। पूछा है इनमें से कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है। कस्तूरी किस मृग में पाया जाता है? तो देखिए, कस्तूरी मृग से तो मिलता है कस्तूरी, सिंपल सा सवाल है, लेकिन कौन से वाले मृग से मिलता है? क्या 1 वर्ष से अधिक के नर और मादा दोनों में मिलता है, या केवल नर में मिलता है, या केवल मादा में मिलता है? इसका सही आंसर है जो कस्तूरी मृग से हमें कस्तूरी नाम का जो रसायन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मिथाइल डाइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, तो ये जो हमें केमिकल मिलता है ये केवल 1 वर्ष से अधिक के जो नर मृग होते हैं इनसे मिलता है। जो फीमेल वाली मृग होती हैं उनसे हमें कस्तूरी प्राप्त नहीं होता। कस्तूरी मृग हमारा राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी सिर्फ नर मृग से मिलती है, वो भी अगर मृग 1 वर्ष के ऊपर का है। 3 साल के अंतराल में मिलती है, यानी हर 3 साल में मिलती है, और एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम ही मिलती है। ठीक है। कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है? तो केदार पाती। मनोहर श्याम जोशी को उनकी किस कुमाऊनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मनोहर श्याम जोशी जो हैं इनके 2 इंपॉर्टेंट कुमाऊनी रचनाएं हैं, एक का नाम है कयाप और एक का नाम है कसब। इनमें से इनको इनकी रचना कयाप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 2005 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जो कयाप है इनका रचना है, जो कुमाऊनी रचना है, कहानी है बेसिकली, जो प्रकाशित होती है 2001 में। इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं। कुमाऊनी ये उनका उपन्यास था। इसके अलावा हम लोग, काका जी कहीं, मुंगेरी लाल के सपने, ये इनके कुछ प्रसिद्ध धारावाहिक हैं। इनका जन्म 1933 में अजमेर में होता है, लेकिन मूल रूप से ये अल्मोड़ा के थे। साहित्य अकादमी इनको 2005 में मिला इनकी रचना कयाप के लिए। ठीक है। अगला है हमारा, थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण निम्न में से किस चंद्रवंशीय राजा ने करवाया था? तो पिथौरागढ़ के थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल बनाया गया है और इसका निर्माण बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो बाज बहादुर चंद था ये चंद वंश का 50वां राजा था। इसने पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया। इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के जैसी है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो था इसे राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने। उसी की बनावट जैसा है एक हथिया देवाल। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में इंद्र भगवान को समर्पित एकमात्र देवालय निम्न में से कहां पर स्थित है? एक पेपर में सवाल आया था कि राहु को समर्पित एकमात्र जो मंदिर है वो कहां पर है, या एक देवालय है जो कहां पर है, वो पैठानी गांव में था, पौड़ी के अंदर। ऐसे ही इंद्र को समर्पित जो एकमात्र देवालय है यह सुमाड़ी गांव में पड़ता है। राहु का पूछेगा तो पैठानी गांव। रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी, हिमानिया किस हिमनद का भाग है? तो ये सारे अलग अलग ग्लेशियर्स किस बड़े ग्लेशियर का हिस्सा हैं? ये सारे के सारे गंगोत्री ग्लेशियर का हिस्सा हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। फूलों की घाटी की खोज करने वाले पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ के किस मार्ग के अनुसरण में फूलों की घाटी के दर्शन हुए थे? तो देखिए, फूलों की घाटी को प्रसिद्ध करने का श्रेय, उसकी खोज करने का श्रेय एक पर्वतारोही था फ्रैंक स्माइथ, इसको जाता है। 1931 में रास्ता भटकते हुए फ्रैंक स्माइथ फूलों की घाटी में जा पहुंचा था। इसके ऊपर यह पुस्तक लिखता है, अपने साथ यहां से 250 किस्म के फूल ले जाता है और पुस्तक लिखता है, और वह पुस्तक के बाद इस जगह को काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। तो ये किस रास्ते से आ रहा था कि ये रास्ता भटका और फूलों की घाटी में पहुंचा? ये आ रहा था गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ धाम की ओर। बद्रीनाथ धाम की ओर ये जा रहा था, रास्ता भटक कर ये फूलों की घाटी में पहुंच जाता है। ठीक है। 1931 में ये यहां पर आया। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? फूलों की घाटी को 1982 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य में है? तो नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है।
क्षेत्रफल कितना है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का? तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। इसको इस सूची में 14 जुलाई 2005 में शामिल किया गया था। एक पेपर में सवाल आया था फूलों की घाटी के मध्य से कौन सी नदी होकर बहती है? तो पुष्पावती नदी होकर इसके मध्य से बहती है। ये पुष्पावती नदी कामेट शिखर जो है हमारा, वहां पर पुष्पतोया ताल है, वहां से आती है। ठीक है। फूलों की घाटी का उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी मिलता है। केदार खंड में इसे नंदन कानन कहा गया है। कालिदास की रचना मेघदूत में इसके लिए अलका कहा गया है। और इसके जो अन्य नाम है उनमें बैकुंठ आता है, भ्यूंडार घाटी आता है, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी इसका नाम है। ठीक है। निम्न मंदिरों में से फासड़ा शैली में निर्मित मंदिर कौन से हैं? तो इनमें से कौन से ऐसे मंदिर हैं जो फासड़ा शैली में बने हुए हैं? यानी फासड़ा शिखर मंदिर जो होते हैं बेसिकली पिरामिड के जैसे आपको लगते हैं। तो फासड़ा शैली में इनमें जागेश्वर मंदिर समूह में जो बालेश्वर है, केदार मंदिर है, लकुलिश मंदिर है, ये सारे फासड़ा शैली में बने हैं। इसके अलावा पलेठी का सूर्य मंदिर ये भी फासड़ा शैली में बना हुआ है। और अल्मोड़ा में सिमल्टी ग्राउंड में जो कपिलेश्वर मंदिर है ये भी फासड़ा मंदिर शैली का ही एक उदाहरण है। तो यहां पर होगा ऑप्शन डी। ये सभी के सभी जो मंदिर हैं ये फासड़ा शैली में बने हुए हैं। ठीक है। ट्रेल के द्वारा 1833 में कहां पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? तो विलियम ट्रेल ने 1833 में एक देसी चिकित्सकों की नियुक्ति करी। ये नियुक्ति उसने अल्मोड़ा में करी थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था विलियम ट्रेल। 1816 से 1817 तक ये सहायक कमिश्नर रहता है और फिर 1837 से 1835 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। इसने कुमाऊं के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए, जैसे कुमाऊं को इसने 26 परगनों में बांटा था। पूछा जाता है कुमाऊं कमिश्नरी को ट्रेल ने कितने परगनों में बांटा? 26 परगनों में। इसने 9 पटवारियों के पद भी सृजित किए थे 1819 में। कुमाऊं के अंदर 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना भी विलियम ट्रेल के ही काल में हुई। 1822 में ही इसने कुली बेगार प्रथा के समाधान के लिए खच्चर सेना का गठन भी किया था। इसी के काल में 1823 में 80 साला बंदोबस्त होता है। यह भी पूछा जाता है 80 साला बंदोबस्त किसके काल में हुआ? ट्रेल के काल में। ट्रेल के द्वारा 1824 में डबल लॉक व्यवस्था की शुरुआत करी गई। वनों के प्रबंधन को लेकर पहला प्रयास करने वाला कमिश्नर भी विलियम ट्रेल था, जब इसने 1826 के आसपास साल वृक्ष के कटाई पर रोक लगा दी थी। 1833 के आसपास इसने अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति करी थी। ठीक है। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख जो है हमारा, ये किस राजा से संबंधित है? ये राजा गुहू से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ जो है इससे रिलेटेड अगर हम तथ्यों की बात करें, पहला तथ्य यहां पर यह है कि यह विश्वनाथ मंदिर जो है हमारा उत्तरकाशी में पड़ता है, वहां पर मंदिर के सामने स्थित है। ब्रह्मलिपि और शंखलिपि में इसके ऊपर लेख लिखे हुए हैं। ठीक है। एक बेसिकली पुराना सा त्रिशूल वहां पर है, लगभग 21 फीट ऊंचा त्रिशूल है। उसी त्रिशूल पर प्राचीन लिपि में कौन सी लिपि है? ब्रह्मलिपि, एक शंखलिपि, उसमें कुछ लिखा हुआ है। 3 श्लोक वहां पर लिखे हुए हैं। जो पहला श्लोक है वो गणेश्वर राजा गणेश्वर, जिसे गणपति नाग माना जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं कि वो गणपति नाग है, तो राजा गणेश्वर के द्वारा वह शिव मंदिर बनाया गया है, यह पहले श्लोक में बताया गया है। जो दूसरा श्लोक है वो इसी गणेश्वर राजा के पुत्र गुहू के बारे में बताया गया है। और जो तीसरा श्लोक है, क्योंकि इसमें 3 श्लोक हैं, जो तीसरा वाला है वो राजा गुहू की शत्रुओं पर विजय के बारे में बताता है। तो पहले में यह है कि शिव मंदिर का निर्माण गणेश्वर ने करवाया। उसके बाद के जो 2 श्लोक हैं वो उसके पुत्र गुहू के बारे में है। विद्वान मानते हैं जो राजा गणेश्वर है ये प्रसिद्ध जो नाग राजा था, गणपति नाग, उसी की बात कर रहा है। ठीक है। अगला, मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो मानस खंड में किस इलाके के लिए राम क्षेत्र कहा गया है? ये अल्मोड़ा के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि इनमें से किस जगह का प्राचीन नाम राम क्षेत्र था या पौराणिक नाम, क्योंकि पुराणों में नाम आया है राम क्षेत्र, अल्मोड़ा का पौराणिक नाम राम क्षेत्र था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।